जय हिंद दोस्तों। आज जानेंगे हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में जो कि तैरने से संबंधित है। ये सिंपल सा सिद्धांत है, लेकिन हम जब लोग कक्षा 10-12 में पढ़ते थे तो ये बहुत लेंथी लगता था और जल्दी याद नहीं होता था। ये सिद्धांत कुछ यूं कर करके है कि जब हम किसी वस्तु को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में डुबोते हैं तो उस वस्तु में आई कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये इस प्रकार से हमको उल्टा सीधा जल्दी याद नहीं होता था। तो आज हम समझेंगे इसको बिल्कुल आसान भाषा में और सिंपल भाषा में। जो आर्किमिडीज थे वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे। ये इन्होंने क्या किया, एक दिन ये इनका ये ऐसे टब था और ये पानी से पूरा ऊपर लबालब भरा हुआ था, ऐसे भरा हुआ था पानी से। और ये वैज्ञानिक जो थे, आर्किमिडीज साहब जो थे, ये इसमें क्या करने गए थे, स्नान करने गए थे, नहाने गए थे अपने बाथरूम में टब में बैठ के। तो ये जब इस टब में बैठे, ऐसे इसमें बैठे होंगे कुछ वीआईपी लोग इसी तरीके से नहाते हैं टब में बैठ के। तो इस टब में बैठे होंगे, तो जब ये टब में बैठे तो इस टब से कुछ पानी बाहर निकला। भाई ऊपर तक पानी भरा हुआ था, तो ये जब टब में बैठे, स्वाभाविक है जब बैठेंगे तो पानी निकलेगा। जब ये पानी बाहर निकला तो इन्होंने कुछ इस चीज पर ध्यान नहीं किया और ये आराम से नहाते रहे। फिर इन्होंने जब इसमें हाथ पांव चलाया होगा तो इन्होंने देखा कि इनके हाथ पांव जो है, इनके बहुत हल्के हाथ पांव महसूस होता है। जैसे हाथ उठाएंगे तो बिल्कुल हल्का आसानी से उठ जाता है। तो इन्होंने ये देखा कि जब ये हाथ पानी से बाहर लाते हैं तो इनका हाथ गर्म हो जाता है, इनके भार में वृद्धि हो जाती है। और ये जब हाथ पानी के अंदर ले जाते हैं तो ये हाथ हल्का हो जाता है, उठाने में आसानी हो जाती है। तो इन्होंने ये बात इनके दिमाग में आ गई और इन्होंने इस चीज पर प्रयोग करने लगे ये कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। इन्होंने भी ये भी देखा कि कुछ पानी भी बाहर निकल जा रहा है जब इसके अंदर पेलते हैं और भार में कमी भी आ जाती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया कि ये भार जो कम होता है ये कितना कम हो जाता है। इसको देखने के लिए इन्होंने एक काम किया कि एक दूसरा टब लिया, जो वो टब भी पानी से बराबर ऊपर तक लबालब भर दिया और ऊपर एक जो कांटे वाला कांटा होता है ऐसे ऐसे उसको दीवार में टांग दिया और उसमें लिखे होते नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करके लिखे होते हैं और यहाँ पर सुई लगी होती है। ये सुई बताती है कि वस्तु कितने किलो की है। अगर 3 पर होगी तो 3 किलो की, 4 पर होगी तो 4 किलो की। और इस कांटे से इन्होंने क्या किया, इस कांटे से इन्होंने एक वस्तु को पानी में बांधकर लटका दिया, ऐसे पानी में डुबा दिया। तो ये जब वस्तु इन्होंने पानी में डुबोया तो इसके पहले भी इस वस्तु का उन्होंने क्या किया था, वेट किया था, यानी भार चेक किया था कि ये कितने किलो की है। तो जब मान लो पहले इन्होंने इसको जब चेक किया था पानी में डुबोने से पहले तो ये वस्तु थी 4 किलो की। और जब इन्होंने दोबारा इसको पानी में डुबोया तो ये वस्तु कितने किलो की हो गई, 3 किलो की। यानी वही कांटा जब उसको पानी से बाहर निकाला तो देखा कि ये वस्तु 4 किलो की है, और जब पानी में डुबोया तो वही जो तौलने वाला कांटा था उस वस्तु को 3 किलो बता रहा था। तो इस वस्तु में कितनी कमी आ गई, यहां से 4 से 3 तक जाने में इन्होंने महसूस देखा कि जब हम वस्तु को पानी में डुबा रहे हैं तो उसमें 1 किलो की कमी आ रही है। तो इसी चीज को इन्होंने एक सिद्धांत बता दिया कि जब कोई वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो उस वस्तु में जितनी कमी आती है वह कमी जो होती है वह द्रव जो इसके द्वारा हटाया गया होता है, उस द्रव यानी जो पानी हटाया गया होता है उस पानी के बराबर होती है। जैसे 1 किलो इन्होंने क्या किया, इसमें 1 किलो भार में कमी आई तो जो इसके द्वारा पानी निकला था उसको भी इन्होंने बाद में काउंट किया तो वह पानी भी 1 ही किलो का था। बस इन्होंने जब ये देखा तो इन्होंने इसको नाम दे दिया कि जब जो वस्तु पानी में डुबोई जाएगी तो उस वस्तु में जितनी कमी आएगी तो यह वस्तु जो पानी बाहर निकालेगी वह पानी भी उस वस्तु में आई कमी के क्या होगा, बराबर होगा। और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाया। तो क्वेश्चन पूछता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है वो किससे संबंधित होता है। तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है वो तैरने से संबंधित होता है। वो भी कौन सी चीजें तैरने के लिए, बड़ी चीजें, जैसे भैंस हो गई, मानव हो गया, जहाज हो गया पानी का, ये सब बड़ी बड़ी चीजों को तैरने के सिद्धांत में काम आता है जो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। फिर इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इतना देख लिया तो इन्होंने कुछ अलग अलग वस्तुएं पानी में डुबोई। मान लो ये बीकर था, इस बीकर में फिर इन्होंने पानी पूरा ऊपर तक भरा और इनमें भी अलग अलग वस्तुएं डुबोई। तो इन्होंने पहली वस्तु कोई डुबोई तो वो पानी तक अंदर तक बूढ़ गई। तो जब इसमें अंदर तक बूढ़ गई तो इन्होंने, और इसके द्वारा पानी भी कुछ बाहर निकाला गया, तो इन्होंने
मतलब इस वस्तु के भार भार को भी तौला, और इसमें जो है जो पानी बाहर निकाला गया उसको भी बाहर तौला, बाहर निकाल के तौला। जब इसको तौला तो इन्होंने देखा कि ये जो वस्तु की वजनता है ये ज्यादा है किससे, ये जो पानी निकला है इससे ज्यादा है। तो इन्होंने एक इसका सिद्धांत दे दिया। पहला सिद्धांत क्या दे दिया कि यदि वस्तु का भार अधिक होगा हटाए गए द्रव के भार से, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। इन्होंने भाई क्या किया कि जब इन्होंने दूसरी वस्तु को डाला तो वो वस्तु उस पानी में क्या हुई, डूब गई, और उस वस्तु का जो भार था उसको भी काउंट किया, और इसके द्वारा जो पानी हटाया गया उसको भी काउंट किया। तो इन्होंने देखा कि ये जो वस्तु का भार था वो हटाए गए पानी के भार से क्या है, ज्यादा, तो वो वस्तु पानी में डूब गई। उसी को इन्होंने नाम दे दिया पहला सिद्धांत, कौन सा, यदि वस्तु का भार अधिक होगा हटाए गए द्रव से, तो वह वस्तु क्या होगी, जमीन में यानी पानी में डूब जाएगी। फिर इन्होंने दूसरा भी कर लिया, और उसमें इससे कुछ बड़ी और इससे हल्की वस्तु डाली। वह वस्तु क्या हुई, वह ना तो नीचे डूबी और ना ही ऊपर तैरी, वह बीच में ऐसे तैरती रही। तब इन्होंने देखा कि जो यह वस्तु है, इस वस्तु का जो भार है और इसके द्वारा हटाया गया पानी जो है, दोनों क्या है, बराबर है। जैसे कि इस वस्तु का भार भी 5 किलो है, और जो बाहर पानी निकला है, ये जो पानी को हटाया है इसने, वो भी कितने किलो है, 5 किलो। तब ये बीच में तैरती रही। तो इन्होंने दूसरा सिद्धांत क्या दे दिया, उसी के नाम पर दूसरा सिद्धांत दे दिया कि यदि वस्तु का भार बराबर होगा हटाए गए द्रव के भार से, तो वस्तु पानी में ना तो डूबेगी ना तो ऊपर तैरेगी। कहां तैरती रहेगी, बीच में तैरती रहेगी। दो सिद्धांत इन्होंने इस पे दे दिए। फिर इन्होंने क्या किया, एक तीसरा भी कर लिया, और उसको भी ऊपर तक पानी भर दिया, और इसमें इससे बड़ी वस्तु और इससे हल्की वस्तु को डाला। तो इन्होंने क्या देखा कि वह वस्तु ऊपर पानी में तैर रही। तो इन्होंने क्या किया, जब ये ऊपर तैर रही थी तो इसने पानी तो निकाला नहीं बाहर, तो इन्होंने क्या किया, इसको हाथ से दबा दिया और इसके बराबर यहां तक डुबो दिया। डुबोने पर कुछ पानी बाहर निकल गया। तो इन्होंने क्या किया, जो पानी बाहर निकला था उसको तौला, और ये जो वस्तु थी उसको भी तौला। दोनों चीजों को तौला तो इनको क्या मिला कि जो वस्तु का भार है वो कम है किससे, जो द्रव हटाया गया है। जो वस्तु का भार है वो कम है किससे, जो द्रव हटाया गया है। तो इन्होंने एक और सिद्धांत दे दिया, तीसरा सिद्धांत क्या है कि यदि वस्तु का भार कम होगा हटाए गए द्रव के भार से, तो वस्तु पानी में ऊपर तैरती रहेगी। तीन सिद्धांत इन्होंने दे दिए। कौन कौन से, जो हमने आपको बता दिए कि जैसे पहला सिद्धांत इन्होंने बताया कि अगर वस्तु 5 किलो की है और वो पानी में अगर डुबाया जा रहा है और पानी बाहर 3 ही किलो निकाल रहा है, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि यदि वस्तु 5 किलो की है और उसको पानी में हम डुबो रहे हैं और वो 5 ही किलो पानी बाहर निकाल रही है, तो वह क्या होगी, वस्तु बीच में तैरती रहेगी, ना तो नीचे जाएगी ना ही ऊपर तैरेगी। फिर तीसरा इन्होंने क्या बताया, तीसरा बताया कि यदि हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबा रहे हैं और वस्तु का भार 3 किलो है और वह जो पानी हटा रही है वह 5 किलो पानी हटा रही है, तो वह वस्तु क्या होगी, ऊपर ही ऊपर तैरती रहेगी। तो ये 3 सिद्धांत इन्होंने दे दिए। तो
क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यदि वस्तु के द्वारा हटाया गया भार अधिक होता है, यदि वस्तु का भार अधिक होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी से, तो वस्तु क्या होगी? ऑप्शन दे देगा, पानी में डूब जाएगी, तैरती रहेगी, बीच में रहेगी, कुछ नहीं होगी। तो अगर वस्तु का भार अधिक होगा जो पानी हटाए गए पानी से, तो वह वस्तु क्या होगी? उसमें डूब जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं सिद्धांत में। तो पूछेगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताएंगे तैरने से। तो इतना हमने आसानी से जान लिया। अब देखेंगे कि जो नाव होता है हमारा वो पानी में क्यों तैरता रहता है, यानी इतना बड़ा नाव जो होता है वो पानी में क्यों तैरता रहता है, और छोटी सी लोहे की कील जो होती है वो पानी में क्यों डूब जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे हमारा जो नाव होता है कुछ इस प्रकार का बना होता है, खोखले टाइप का, ऐसे बना होता है। और ये बहुत बड़ा नाव होता है, जो बड़े बड़े नाव होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो हम देखेंगे। और इसके नीचे का शेप जो होता है या तो वो ऐसे बना दिया जाएगा गोल और खोखला बना दिया जाएगा, या फिर अगर बनाएगा तो ऐसे बना देगा, कुछ इस प्रकार से बना देगा, इस प्रकार से, और इसको कर देगा खोखला, खोखला कर देगा। तो मान लो इसका नाव का वेट कितना है? नाव का वेट मान लो हमारा है 2 क्विंटल, 2 क्विंटल यानी 200 केजी है, 200 केजी हम मान लेते हैं, 200 केजी। और ये नीचे खोखला है भाई, और 200 केजी है, और ये यहां तक मान लो डूब रहा है पानी में, यहां तक पानी में डूब रहा है, डूब रहा है, और यहां तक पानी में डूब रहा है। तो ये खोखला होने के कारण इतना भारी है, यानी इतना बड़ा है कि यह पानी कितना हटा रहा है। अगर इतने पानी को हम, जितना ये डूब रहा है, इतने पानी को हम निकालें बाहर, तो ये पानी हमारा हो जाता है 500 केजी, 500 केजी, 500 केजी पानी हो जाता है। मतलब नाव हमारा 200 केजी का है, पानी कितना हटा रहा है? 500 केजी का हटा रहा है। तो यानी ये जब 500 केजी का पानी हटा रहा है तभी तो इसमें तैरेगा। तो इसका मतलब ये 300 केजी से क्या है? अधिक पानी हटा रहा है। तो इसमें 300 केजी जब पानी अधिक हटा रहा है, तो इसमें अगर हम 300 यानी 280 केजी तक का अगर हम इसमें सामान ला देंगे तो ये नाव पानी में नहीं डूबेगा। लेकिन अगर हमने सोचा ला इसमें 300 केजी पानी हटा रहा है और हम इसमें ला देते हैं 320 केजी, तब तो ये अधिक हो जाएगा। किससे? जो वस्तु का भार है उससे अधिक हो जाएगा। तो ये पानी इसमें पानी में जहां डूब जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये 280 किलो केजी तक इसमें सामान भरते हैं और ये आसानी से पानी में तैरता रहता है। अब देखेंगे कि छोटी सी जो कील होती है वो क्यों डूब जाती है। तो जैसे कील जो होती है, ये तो खोखला होता है, कील जो होती है वो मान लो कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे ऐसे ये हमारी क्या हो गई? कील हो गई। तो ये खोखली तो होती नहीं है, तो ये खोखली होती नहीं है, ये कील ऐसे भरी होती। तो ये जब कील को हम पानी में डालते हैं तो ये कील होती, जैसे मान लो ये 20 ग्राम की कील है और इसका ठोस होने के कारण, यानी एक जगह पर चिपटे होने के कारण इसका जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है? कम। खोखली तो ये होती नहीं, क्षेत्रफल होता है कम। तो क्षेत्रफल जब कम होगा तो पानी तो उतना ही हटाएगा जितना इसका पूरा क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? ये मान लो 20 ग्राम की है कील और ये क्षेत्रफल इसका कम ही है, पानी कितना हटा पा रही है? 15 ग्राम ही। जब पानी 15 ग्राम हटाएगी तो ये क्या होगी? पानी में डूब जाएगी। अब देखते हैं कि जो हमारा जिंदा आदमी होता है वो पानी में क्यों डूब जाता है और मरा हुआ आदमी पानी में क्यों ऊपर आ जाता है, या हाथ पांव चलाने से आदमी क्यों तैरने लगता है, इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो जो हमारा जिंदा आदमी होता है उसका भार मान लो जैसे 60 केजी है और वो पानी में कूदा, पानी में कूदा। जब वो पानी में कूदेगा तो भार तो उसका 60 केजी है और पानी उसने हटाया 40 केजी, पानी उसने हटाया 40 केजी। अब उसको 20 केजी पानी यानी और हटा दे अगर, तो ये बीच में तैरता रहेगा। और अगर 22 केजी ये पानी हटा दे तो ये क्या होता रहेगा? ये आराम से तैरता रहेगा ऊपर, क्योंकि 2 किलो पानी ये एक्स्ट्रा हटा रहा, किससे? अपने भार से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पानी में कूदे। अब हमारा तो 40 किलो भार है, 60 किलो पानी कितना हटा दिया हमने? 40 किलो, यानी 22 किलो 20 किलो की हमको और हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम पानी में से जोर से तब में हाथ मारेंगे तो बहुत सारा पानी बाहर निकलता है। तो उसी लिए हम क्या करते हैं? ऐसे पानी में हाथ मारेंगे तो मान लो 11 किलो पानी इस हाथ से निकल गया, 11 किलो इस हाथ से, 22 किलो निकाल दिया। या जैसे मान लो 7 किलो इससे निकाल दिया, 7 किलो इससे, 14 किलो हो गया, और 4 किलो हम लात पांव से निकाल देते हैं। तो उस प्रकार से हमारा एक्स्ट्रा 25-26 किलो निकल जाता है पानी हाथ पांव चलाने से। तो हमारा कुल पानी जो हो जाता है तो हो जाता है 65 किलो। जैसे 40 किलो तो हमने हटाया पानी बाहर अपने भार से, और हाथ पांव चलाने की वजह से 25 और एक्स्ट्रा कर दिया, तो 65 किलो हो गया। तो हम आराम से तैरते रहते हैं।
अब मरा हुआ आदमी क्यों पानी में तैरता रहता है? तो जैसे मरा हुआ आदमी है, उसका भी भार जैसे मान लो 60 किलो था, और वो पानी कितना हटाएगा? 40 किलो। भाई पानी 40 किलो हटाएगा, और वो जब मरेगा तो डूब जाएगा। जब आदमी तुरंत मरता है तो वो ऊपर नहीं आता, वो नीचे डूब जाता है। कुछ समय के पश्चात वो ऊपर आ जाता है। तो कुछ समय के पश्चात ऊपर क्यों आता है? जैसे कि उसमें उसके शरीर में क्या होंगे? बैक्टीरिया जैसे जीवाणु पनपने लगते हैं, बैक्टीरिया, और उसकी वजह से क्या होता है? उसके शरीर में क्या बनने लगती है? गैस। शरीर में बनने लगती है गैस, और शरीर क्या होने लगता है? खोखला। जब भाई गैस बनेगी, इसमें हवा भरेगी, तो ये क्या होगा? खोखला होने लगेगा, और ये क्या हो जाता है? फूल जाता है। जब ये फूल जाएगा तो 40 किलो पानी हटा रहा था, और जब फूल गया, पता चला ज्यादा फूल गया, तो ये 20 किलो पानी और हटा दिया। अब पानी कितना हटा दिया? 60 किलो। और 60 किलो जब पानी हटाएगा, मान लो 20-22 किलो पानी हटा दिया फूल के, जब फूला तो ये पानी 22 किलो हट गया, तो टोटल कितना पानी हट गया? 62 किलो। और हटाना कितना था? 60 किलो। हटा कितना दिया? 62 किलो। अब ये क्या होगा भाई? आराम से ऊपर आ जाएगा और तैरने लगेगा। जैसे कि भैंस वैंस होती है, तो उसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है। भैंस को कोई तैरना नहीं सिखाता, लेकिन ये पानी में डूबती नहीं, कुछ आकार कुछ इस प्रकार का होता है। भैंस का पेट देखे होंगे तो इस प्रकार का होता है, खोखला। तो ये जब पानी में डूबती है भैंस, तो क्या होता है कि जितना भैंस का भार होता है, और वो जब पानी में डूबती है, पानी में कूदती है, तो वो भैंस जो होती है, उस भैंस का द्वारा जो पानी हटाया जाता है, वो अधिक हो जाता है किससे? भैंस के भार से। मान लो भैंस जब कूदेगी तो उसका शेप कुछ इस प्रकार से होगा। तो जब कूदेगी भैंस पानी में, इसका भार कितना है? मान लो 200 केजी, 2 कुंटल, और ये पानी कितना हटा देगी? 250 केजी, यानी 50 केजी एक्स्ट्रा हटा रही। तो ये आराम से क्या होती है? तैरती रहती। तो हम समझ गए होंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, और ये तीन जो नियम उन्होंने बताए उसको भी समझ गए होंगे। मरा हुआ आदमी क्यों तैरता रहता है ये भी समझ गए, कील क्यों डूब जाती है और जहाज क्यों तैरता रहता है ये भी समझ गए, और ये भी समझ गए कि भैंस बिना बताए हुए पानी में कैसे तैरते रहती। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो बस यही बन सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।